भाग टू ऑफ HOER। इसका भाग फर्स्ट अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस भाग 2 में पहले दिया हुआ नियमित मतलब एम्प्लॉयमेंट का वर्गीकरण और काम के घंटे। मतलब जो एम्प्लॉय होगा उनका जो 3 टाइप में वर्गीकरण होता है वो कौन करेगा और उनके काम के घंटे कितने होंगे वो उसके बारे में दिया हुआ है। तो रेलवे कर्मचारी के रोजगार का वर्गीकरण और काम के घंटे। तो कर्मचारी के रोजगार को वर्गीकृत करने के अधिकार निर्धारित है। तो इसमें रूल नंबर 3 में 1 और 2 पहले पढ़ा था भाग फर्स्ट में। तो इसमें पहले दिया हुआ रेलवे सेवकों के नियोजन की धारा 130 के अधीन श्रम प्रदान मतलब इंटेंसिव तथा आवश्यक रूप से आंतरिक घोषित करने की शक्ति रेल प्रशासन के प्रदान में नहीं थी, मतलब जीएम में होती है। जीएम डिसाइड करता है कि कौन सा इंटेंसिव होगा, कौन सी जॉब इंटेंसिव होगी, कौन सी ईआई होगी, कौन सी कॉन्टीन्यूअस होगी, ठीक है। परंतु रेल प्रशासन का प्रदान स्वविवेकानुसार इस उपनियम के अधीन मतलब जो उपनियम 1 के अधीन उसमें नहीं शक्ति को मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। मतलब ये अपनी पावर जीएम सीपीओ को दे सकता है, वो डिसाइड कर सकता है। परंतु वह बाढ़ दुर्घटना इमरजेंसी जो भी स्थिति होती है उसमें सक्षम प्राधिकारी में निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो ज्येष्ठ वेतनमान से नीचा नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठ वेतनमान मतलब सीनियर स्केल से नीचे नहीं होता। इमरजेंसी में ये डिसाइड कर सकता है कि कौन ये होगा, इंटेंसिव होगा या कंटिन्यूअस वर्क होगा, ठीक है। तो उपनियम 1 जो ये उपनियम है 1 के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा किए गए हर घोषणा की प्रतिलिपि यथाशीघ्र संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को भेजी जाएगी, मतलब आरएलसी को भेजी जाएगी, रीजनल लेबर कमिश्नर को भेजी जाती है कि जो भी रिपोर्ट ये उपनियम 1 में आती है। तथा यदि घोषणा रेलवे प्रशासन प्रमुख के अलावा अन्य अधिकारी ने की है तो ये यथास्थिति रेलवे प्रशासन प्रमुख या मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेजे। अगर ये घोषणा किसी अन्य ने की है रेल प्रशासन प्रमुख के अलावा तो ये रेल प्रशासन प्रमुख या मुख्य कार्मिक को भेजी जाएगी, मतलब जीएम या सीपीओ को भेजी जाएगी। रूल नंबर 4 चौथा वर्किंग के खिलाफ अपील। जैसे जो रेल प्रशासन का प्रधान है जीएम है तो उसने डिसाइड कर दिया कि ये श्रम प्रदान टाइप की जॉब होगी या ये निरंतर टाइप की होगी या आवश्यक रूप से होगी, ईआई होगी, ठीक है। तो अब किसी को अगर इससे दिक्कत है तो वह कहाँ जाएगा, ठीक है। कोई कहेगा नहीं ये ईआई टाइप की नहीं है, ये तो कंटिन्यूस है या श्रम प्रदान है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा। तो नियम 3 के अधीन जो ये नियम 3 है इसके अधीन किए गए वर्गीकरण की घोषणा से व्यथित किसी भी रेलवे कर्मचारी ऐसी घोषणा की तारीख से 90 दिन के भीतर मतलब 90 दिन के भीतर 90 डेज के भीतर आरएलसी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त रीजनल लेबर कमीशन के समक्ष अपील दायर कर सकता है, जो संबंधित दस्तावेज या की जांच के बाद अथवा यदि आवश्यक समझे तो नए सिरे से काम का विश्लेषण करने के पश्चात संबंधित रेल प्रशासन के प्रदान के परामर्श से वर्गीकरण में परिवर्तन कर सकता है। मतलब वो आरएलसी जीएम से परामर्श करके उसके वर्गीकरण चेंज कर सकता है, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के निर्णय से व्यतीत कोई अगर फिर भी आरएलसी के डिसीजन से भी कोई कर्मचारी या रेल प्रशासन या जो भी रेल मतलब 2 पार्टियाँ होगी, रेल प्रशासन या रेल कर्मचारी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के निर्णय की उसे संसूचना की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर श्रम मंत्रालय में भेज सकता है, भारत सरकार के सचिव के समक्ष अपील कर सकता है,
ठीक है। रेल मंत्रालय के परामर्श से संबंधित पक्ष की सुनवाई के पश्चात इसका निपटारा करेगा। तो रेल मंत्रालय फिर डिसाइड करेगा। ठीक है। अब आता है पर्यवेक्षी कर्मचारी विभाग, सुपरवाइजिंग स्टाफ। तो सुपरवाइजिंग स्टाफ होता है, रूल नंबर 5 सुपरवाइजिंग स्टाफ के बारे में बताएगा। ठीक है। तो अब सुपरवाइजिंग स्टाफ को श्रम मंत्रालय के लिखित आदेश, मतलब अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इंग्लिश में सही दिया हुआ इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, श्रम मंत्रालय के लिखित आदेश के द्वारा, मतलब अब जैसे ये हो गया श्रम प्रधान हो गया और निरंतर हो गया, और निरंतर के बाद हो गया आवश्यक रूप से। इंग्लिश में ये हो गया इंटेंसिव और कॉन्टिन्यूस और EI इसेंशियल इंटरमीडिएट। तो ये जो तीनों होते हैं ये रेल प्रशासन का प्रधान डिसाइड करता है। ठीक है, कि कौन सा जॉब इंटेंसिव होगा, कंटिन्यूस होगा। ये जनरली जो भी रेल के अंदर भर्ती होता है वो कंटिन्यूस में भर्ती होता है, उसके बाद वो EI में जाता है, इंटेंसिव में जाता है, सुपरवाइजिंग स्टाफ में जाता है, रनिंग स्टाफ में जाता है, ये होता है। ठीक है। तो ये तीनों तो डिसाइड करेगा GM, रेल प्रशासन का प्रधान। ठीक है। और ये जो सुपरवाइजिंग स्टाफ होगा तो ये श्रम मंत्रालय डिसाइड करता है रेल शहरों के वर्गों को निर्दिष्ट करेगा जिन्हें धारा 130 के खंड G के उपखंड के 4 के अधीन इस आधार पर पर्यवेक्षी कर्मचारी के रूप में माना जाएगा। रेल सेवा एक उत्तरदायित्वपूर्ण पद धारण करता है, मुख्य रूप से पर्यवेक्षी प्रकृति के कर्तव्य के लिए नियोजित है तथा वह अपने कार्य तथा पद की प्रकृति के कारण ऐसे घंटों के दौरान ड्यूटी घंटों कार्य समायोजित करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब श्रम मंत्रालय डिसाइड करेगा इस जो रेल अधिनियम 1989 है उसके 130 धारा के तहत डिसाइड करेगा कौन सा सुपरवाइजरी स्टाफ होगा, और वह अपने ड्यूटी के घंटों के दौरान ड्यूटी के घंटों और कार्य को चेंज भी कर सकता है, कि वर्किंग आवर्स को चेंज भी कर सकता है। ठीक है। तो ये श्रम मंत्रालय करता है कि कौन सुपरवाइजरी स्टाफ का होगा। ये जो सुपरवाइजरी स्टाफ है इंग्लिश में सही दिया हुआ, मतलब अच्छे से समझ में आता है। तो ये दिया हुआ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर शाल बाय ऑर्डर इन राइटिंग द रेलवे सर्वेंट और क्लासेस और who shall be treated as supervisory staff or supervised under subclause C of section 130 on the ground that the railway servant holds a position of responsibility होगा, is employed on duties mainly of a supervisory character होगा, is from the nature of his work and position comparatively free to adjust his hours of duty, फ्री होगा hours of duty का adjust करना, work during his such hours। ठीक है। परंतु जो रेल सेवा के नियमों के प्रकाशन की तारीख को नियमों के अधीन पर्यवेक्षी क्रम के रूप में माने गए, वे इस उपनियम के अधीन जारी रेल सेवकों को या रेल सेवा इसके आदेश निकाले जाने तक, मतलब ये जो इस उपनियम के तहत जिनको भी सुपरवाइजरी कैटेगरी में डाला है तो वो अगर अगला जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक वो सुपरवाइजरी स्टाफ ही होंगे। और ये सुपरवाइजरी स्टाफ की लिस्ट काफ़ी पहले निकली थी, 1961 में निकली थी, तब से वही चल रही है। ठीक है, 1961। उसके बाद कोई नई आई नहीं लिस्ट। उपनियम के अधीन जारी किए गए प्रत्येक आदेश। अच्छा, इसके तहत इस उपनियम 1 के तहत जो भी आदेश आएगा उसकी एक प्रति मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय नई दिल्ली को भेजी जाती है। ठीक है, CLC चीफ लेबर कमिश्नर को भेजी जाती है। एक्सक्लूडेड स्टाफ, अपवर्जित कर्मचारी। ठीक है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के कर्मचारी की निम्नलिखित प्रवर्गों की धारा 130 खंड गए के उपखंड के अधीन अपवर्जित माना जाता है। मैट्रन सिस्टर, बार सिस्टर,
ये जो सिस्टर, हिंदी में तो अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ लेकिन इंग्लिश में। अब ये जो HOER की कॉपी है ओरिजिनल है, मतलब ये ओरिजिनल रेल मंत्रालय से निकली है उसकी कॉपी है, लेकिन फिर उसमें कई सारी त्रुटियाँ, इसलिए हिंदी में अच्छे से समझ में नहीं आता, इंग्लिश में सही सही दिया हुआ है। तो इसमें ये जो मेट्रन्स है, सिस्टर इंचार्ज है, मिड वाइफ्स हुआ, नॉट पोस्टेड ऑन रेगुलर शिफ्ट ड्यूटी, ये एक्सक्लूडेड स्टाफ होता है, ठीक है। ये सारे ये जो इसमें दिए हैं ये सारे एक्सक्लूडेड स्टाफ है, ठीक है। उपरोक्त अगर इसके अलावा रेल मंत्रालय अगर लिखित आदेश से किसी विभाग में रेल कर्मचारी को एक्सक्लूडेड में डालता है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। रेलवे सेवकों का वर्गीकरण और निर्धारण करने के लिए मानदंड, ठीक है। तो कौन इसमें दिया हुआ निरंतर का कैसा जॉब हो, मतलब टाइमिंग जो भी होगा, और श्रम प्रदान का और सबका कितना क्या टाइमिंग होगा, PI का, तो उसके बारे में ये बताएगा कि निरंतर कंटिन्यूस उन नियोजनों से भिन्न जिन्हें नियोजन के घंटे विनियमन के कार्यक्षेत्र अपवर्जित एक्सक्लूडेड किया गया। रेल सेवकों के सभी नियोजनों को निरंतर माना जाएगा तथा कुछ आवासीय रूप के आधार पर नियोजन को तथा यथास्थिति प्रदान आवश्यक रूप से अविरामी वर्गीकृत किया जा सकेगा। मतलब जो भारतीय रेल में कोई भी कर्मचारी है तो वो सबसे पहले निरंतर में आता है, मतलब निरंतर कैटेगरी में आता है, कंटिन्यूस में। फिर उसके बाद उसको जो भी एक्सक्लूडेड के अलावा जो भी रेल के अंदर आता है अपवर्जित के अलावा उसको कंटिन्यूस में डालते हैं पहले। फिर उसके जॉब के मतलब उसका जॉब के सब उसके हिसाब से श्रम प्रदान या आवश्यक रूप से अविरामिक में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो पहला है श्रम प्रदान। तो श्रम प्रदान किसे कहेंगे? श्रम प्रदान में कौन से पद आते हैं या कौन सा जॉब आता है? अधिनियम की धारा 130 के खंड ग, मतलब रेल अधिनियम 1989 की धारा 130 के खंड ग के अधीन नियोजन को श्रम प्रदान के रूप में घोषित करने नियम, मतलब दो प्रमुख बातें। श्रम साध्य प्रकृति का कार्य जिसके मानसिक या शारीरिक तनाव होता है, मतलब ऐसा, मतलब उसकी ड्यूटी के अंदर वो 1 मिनट मतलब बहुत कम टाइम के लिए रिलैक्स हो पाता है, जैसे रिलैक्स हो पाता है, मानसिक और शारीरिक दोनों है इसके अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी लगातार काम किया जा रहा है तो वही सिर्फ इंटेंसिव होगा। अगर उसका माइंड भी ऑक्यूपाइड है, मतलब माइंड भी निरंतर कार्य कर रहा है, तो वो भी श्रम प्रदान में आएंगे। जैसे जो कंट्रोल में बैठे रहते हैं वो सभी उनका वो फिजिकल वर्क कोई नहीं करता, मतलब शारीरिक कोई भी काम नहीं करता, लेकिन उनका मानसिक मतलब माइंड हमेशा एकाग्र रखना पड़ता है, मतलब सतर्क रहना पड़ता है उनको जब भी वो ड्यूटी पर ऑन होते हैं, ठीक है। शारीरिक तनाव जैसे जो पेट्रोल मैन होता है वो लगातार चलता ही रहता है, तो उस टाइप के जॉब को श्रम प्रदान इंटेंसिव में डालते हैं। निरंतर ऐसा है जिसमें विश्राम की अवधि बहुत कम या बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत ही कम विश्राम की अवधि है, तो उसको श्रम प्रदान में डालेंगे। तो ये हो गया श्रम प्रदान की डेफिनेशन। कौन सी जॉब है? इसके अंदर ज़्यादातर कंट्रोल वाली जॉब, मतलब मेनली तो कंट्रोल को रखते हैं लेकिन बाकी को रखते नहीं है, जबकि और भी दूसरी जॉब इसके अंदर हो सकती है। स्पष्टीकरण। श्रम प्रदान में मतलब और स्पष्टीकरण दिया, जैसे ये 2 कंडीशन तो है ही कि मानसिक श्रम साम्य प्रकृति की, जिससे मानसिक और शारीरिक तनाव होता है, ठीक है। जैसे चलो मैं इस स्पष्टीकरण में अपन समझते हैं। धारा 130 के खंड ग में सतत एकाग्रता मतलब सस्टेन अटेंशन से आशय कि किसी विशेष प्रकृति के काम के लिए संबंध रेल सेवक का अनन्य रूप से उसी कार्य में ध्यान लगना चाहिए, मतलब उसी में ध्यान लगा हुआ होना चाहिए, उसके मस्तिष्क में कोई अन्य विचार या भावना नहीं आनी चाहिए, तथा ये सतत
ये सतत एकाग्रता इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि ऐसे कार्य विशेष में बिना किसी मुक्ति युक्त कतिपय विरामों के निरंतर ध्यान दिए जाने के परिणाम स्वरूप एक अवधि विशेष में संबंधित देह सहयोग पर मतलब उस टाइम उस पर तनाव पड़ता, शारीरिक या मानसिक दोनों दे रखा है इसमें। अतः ड्यूटी की संपूर्ण अवधि तथा कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विहित प्राधिकारी किसी नियोजन को श्रम प्रदान घोषित कर सकता है। स्वयं संबंधित कार्य से उपयुक्त बातें विद्यमान है। दूसरे शब्दों में विहित प्राधिकारी विचार करेगा कि काम इस प्रकृति है, इसके लिए विश्राम की उचित अवधि के बिना निरंतर एकाग्रता की आवश्यकता है। इसके लिए विश्राम की उचित अवधि के बिना निरंतर एकाग्रता की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें जो एक रेल नियम है एकदम साफ साफ अक्षरों में ये लिखा हुआ है कि श्रम प्रधान कौन कौन सी जॉब हो। जैसे मानसिक रूप से पूरा ऑक्यूपाइड, जितने घंटे वो ड्यूटी दे रहा है उस टाइम पूरा मानसिक रूप से ऑक्यूपाइड है, मतलब जो कंट्रोल में होते हैं उनको पूरे मतलब जितने भी घंटे वो उनको एक सेकंड सांस लेने का टाइम नहीं होता। कभी कोई गाड़ी आ रही, कभी कोई गाड़ी किधर लेनी है, तो कभी ब्लॉक देना है, कभी कुछ करना है, मतलब उनके दिमाग में कोई दूसरी थॉट मतलब कोई दूसरी सोच ही नहीं आती कि काम के अलावा। तो वो पूरा मानसिक रूप से पूरा ऑक्यूपाइड होता है, इसलिए वो श्रम प्रधान में आते हैं। ठीक है, इंटेंसिव टाइप की जॉब होती है। और शारीरिक भी मतलब शारीरिक ये जो मतलब शारीरिक मतलब वो 1 मिनट के लिए फ्री मतलब विश्राम नहीं कर सकता। 1 मिनट के लिए अगर 8 घंटे की ड्यूटी तो 1 मिनट के लिए विश्राम नहीं कर सकता। शारीरिक जैसे हैमर चला रहा चला ही जा रहा 8 घंटे तक लगातार चलाया जा रहा है। जैसे जो पेट्रोलमैन होते हैं वो लगातार चलते ही रहता। कीमैन होते हैं लगातार चलते रहते। लेकिन ये रेल मतलब ये इंटेंसिव टाइप की जॉब में नहीं डाल के रखा है इनको, क्योंकि अगर होता तो इनका 6 घंटे का रोस्टर होता है। लेकिन इनमें भी ये शारीरिक काम मतलब कीमैन चल रहा है तो चल ही रहा है बेचारा, पेट्रोलमैन चल रहा है तो चल ही रहा है, उसके लिए उसके पास भी मतलब विश्राम करने का समय नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार ये वो मतलब एक विश्राम करने का बहुत कम टाइम होगा तो वह श्रम प्रदान में आएगा। ठीक है, इंटेंसिव टाइप की जॉब होगी। ठीक है, स्पष्टीकरण 2 भी दिया हुआ है इसमें। ये इंग्लिश में अच्छी तरीके से दिया हुआ है, जैसे ये इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है मैन्यूअल। ये तो आगे हो गया। ठीक है, अब ये स्पष्टीकरण सेकंड में दिया जहाँ विश्राम निष्कृत या विराम की अवधि 24 घंटे के एक चक्र में कुल मिलाकर 6 घंटे। जैसे उसकी 24 घंटे की ड्यूटी मान लो 8 घंटे का रोस्टर, तो 3 दिन की ड्यूटी को जोड़ेंगे 24 घंटे हो जाएंगे। तो 24 घंटे में उसको विश्राम 6 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये 6 घंटे की है तो 4 दिन की ड्यूटी में 6 घंटे का रोस्टर है तो 4 घंटे की ड्यूटी में उसको 6 घंटे से कम विश्राम मिल रहा है। ठीक है, 6 घंटे से अधिक विश्राम नहीं मिल रहा है इन 4 दिनों की ड्यूटी मिलाकर, तो वह आएगा श्रम प्रधान में। ठीक है, अगर 8 घंटे की पारी में 1 घंटे या उससे अधिक नहीं हो, अगर विश्राम 1 घंटा या उससे अधिक नहीं हो तो वह श्रम प्रधान। जैसे 8 घंटे की उसकी ड्यूटी लगी तो ये 8 घंटे का रोस्टर नहीं 6 घंटे के रोस्टर में अपन मानेंगे, तो उसको 6 घंटे के रोस्टर में 6 से कम ही विश्राम मिल रहा है, मतलब अधिक नहीं मिल रहा। और 8 घंटे में जैसे उसकी ड्यूटी लगी एक दिन 8 घंटे की, तो उसमें 1 घंटे से ज़्यादा विश्राम नहीं मिल रहा, तो वो श्रम प्रधान में आएगा, मतलब इंटेंसिव में आएगा। ठीक है, तो वो नौकरी इंटेंसिव में हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है EI, आवश्यक रूप से अंतरामिक, एसेंशियल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो आवश्यक रूप से अंतरामिक EI, एसेंशियल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये होता है कर्मचारी कार्यों को तब आवश्यक रूप से आंतरिक समझा जाएगा यदि EI समझे, मतलब आंतरिक EI समझा जाएगा यदि उसकी प्रतिदिन की ड्यूटी 12 घंटे को मान ली गई, उसके अंतर्गत निम्नलिखित मतलब 12 घंटे उसकी ड्यूटी 12 घंटे मान लिया तो वो EI में चला जाएगा। ठीक है, कब मानेंगे 12 घंटे? 12 घंटे कम से कम 1 घंटे की निष्क्रियता की अवधि या
कम से कम आधे आधे घंटे की 2 अवधियाँ, या तो जैसे वो 12 घंटे की उसकी ड्यूटी, तो 1 घंटे का लगातार रेस्ट मिल रहा है उसको, मतलब 1 घंटे बैठा ही है वो बस, या फिर दो दो अंतराल मिल रहे हैं उसको, 2 अवधियाँ मिल रही है आधे आधे घंटे, मतलब आधे आधे घंटे बाद बैठा ही है 12 घंटे की ड्यूटी के आवर में। दोनों में से एक चीज़ होगी तो वो EI में होगा। ठीक, एक तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क और ख वाली भी फुलफिल होनी चाहिए। खंड क में विधि निष्क्रिय अवधि की सही निष्क्रिय कुल मिलाकर, इसको मिलाकर इस अवधि, इस जो निष्क्रियता है 1 घंटे या 2 बार आधे आधे घंटे, कुल मिलाकर 25% या उससे अधिक की विभिन्न अवधियों जिनके दौरान उसे शारीरिक सक्रियता या अवरित ध्यान देने के लिए नहीं कहा जाता। मतलब 6 घंटे 50%, मतलब 6 घंटे तक वो ऐसे बैठा रहे, शारीरिक सक्रियता या अवरित ध्यान देने के लिए नहीं कहा जाता। मतलब 50% ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो वो EI में चला जाएगा, एसेंशियल इंटरमीडिएट, जैसे गेटमैन होता है, इसीलिए गेटमैन को EI में डाला जाता है। लेकिन आजकल गेटमैन ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण उनके ऊपर भी वर्कलोड होता है, 1 मिनट के लिए भी वो भी मतलब पूरा ध्यान लगाए रखना पड़ता है उनको भी। ठीक है, और नोट 130 धारा के अनुसार आवश्यक रूप से अगर मतलब EI के कार्यभार करने की तरह से 5 मिनट को निष्क्रियता नहीं लिया। जैसे कोई गेट बंद किया फिर 5 मिनट बैठा रहा, 5 मिनट या 5 मिनट से, मतलब 5 मिनट से कम 5 मिनट को ले सकते हैं, तो बैठा रहता तो वो निष्क्रिय, मतलब वो बैठा रहना इस 6 घंटे में नहीं गिनेंगे, मतलब 50% में नहीं गिनेंगे। तो आजकल यूनियन ने भी डिमांड करी कि EI को ख़त्म कर दिया जाए, EI मतलब EI को ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया EI का। तो अब नियम 8 अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो गया ये लेक्चर इस कारण से। ठीक है, तो भाग 2 का नियम 8 नेक्स्ट लेक्चर।